देखिए अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए अम्ल भस्म तथा लवण ऐसा चीज है ना, ऐसा चीज है इसमें से हर एक बार एग्जाम में 10th क्लास का ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में न पूछे। समझ गए हो? अगर इस सब के बारे में, 3 चीज के बारे में अगर 5 मिनट के अंदर में जो चीज जानिएगा ना, वो चीज आपके लिए 1 से 2 नंबर क्या 5 नंबर तक के लिए आपका कंफर्म हो गया। समझ जाइए 10th क्लास के लिए। समझ गए हो? तो चलिए हम लोग को अंग्रेजी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और भस्म को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और लवण को बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। और नमक खाएंगे क्या? नमक भी एक प्रकार का साल्ट ही है। समझ गए हो? नमक क्या है? एक प्रकार का साल्ट है। ठीक। देखिए हम लोग का आज 3 परिभाषा हम लोग जानेंगे। क्या को परिभाषा जानेंगे? पूरा 3 परिभाषा जानेंगे। पूरा 3 परिभाषा जानेंगे। जैसे में अम्ल, देखिए अम्ल आप लोग सोचते होंगे अम्ल है क्या? तो अम्ल देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगता है। क्या लगता है? यानी ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ गए हो? अब भस्म क्या है भैया? तो भस्म कहेंगे भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा लगता है। जैसे नीम देखें, नीम वो तीता नहीं लगता है, वो कड़वा लगता है। मिर्ची होती है ना वो तीखा लगती है। समझ गए? जो मिर्ची होती है वो तीखा लगती है, लेकिन नीम क्या होता है? कड़वा लगता है। करेला भी कड़वा लगता है। समझ गए? तो उसमें भस्म पाया जाता है, वो भाषिक प्रवृत्ति के होते हैं। समझ गए? और देखिए अम्ल का, एक अम्ल का परिभाषा जाने, एक भस्म के परिभाषा जाने ना। अब देखिए अम्ल किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि अब वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम हो। क्या हो? जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। यानी कि इसका पीएच मान हो सकता है 0 पॉइंट कुछ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। यानी कि जिसका पीएच मान 6 तक हो उसे क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो उसे भस्म या क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म या क्षार कहते हैं। अब अगला आता है, अगला ये एक और जान गए हम लोग। यानी कि अम्ल का भी 2 जाने और भस्म का भी 2 जाने ना परिभाषा। और तीसरा परिभाषा बहुत ही मस्त है। समझ गए हो? जानते हैं कि यह मस्त है? क्यों मस्त है? देखिए जो अम्ल होता है ना, दुनिया के प्रत्येक अम्ल लीजिएगा तो एक चीज निश्चित है, फिक्स है कि उसमें उपस्थित रहेगा, जो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और दूसरी बात, भस्म, जो भी भस्म दुनिया का लीजिएगा उसमें हाइड्रोक्साइड यानी OH उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? OH उपस्थित रहता है। तो ठीक इसी प्रकार पे है। यानी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। या कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। नहीं समझ में आ रही है? और अगला कह सकते हैं कि भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? कहेंगे भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। समझ गए हो? नहीं समझे? ये भैया इसमें पहले नंबर प्रत्येक अम्ल में क्या पाया जाता है? प्रत्येक अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इसीलिए ये जल में घुल करके क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। और प्रत्येक भस्म में क्या मिलता है? OH मिलता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। इसीलिए ये जल में घुलकर क्या देता है? OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे में भैया अगर हम इस HCl को जल में घोले, HCl को जल में H2O में अगर घोल दे, H2O में घोल दे तो ये क्या देता है पता है? हाइड्रोजन आयन। आयन यानी धनात्मक होगा, प्लस क्लोरीन ये ऋणात्मक इधर अलग हो जाएगा। समझ गए? ये हाइड्रोजन आयन देगा। अगर उसी प्रकार से HNO3 को अगर हम जल में घोल दे, HNO3 को, तो ये क्या देगा? H2O में घोल दे हम लोग
कि ये हाइड्रोजन आयन प्लस NO3, समझ गए हो? ये प्लस होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, समझ गए? नहीं समझे हो? उसी प्रकार से H2SO4 को करें तो ये 2H आयन 2H प्लस आयन देगा, अब प्लस SO4 हो जाएगा ऋणात्मक, समझ गए हो? उसी प्रकार से अगर इसको घोला जाए तो ये पता है केवल एक हाइड्रोजन ये वाला देगा, उसके बाद CH3COO पर ऋणात्मक हो जाएगा, और इसको घोला जाए तो ये H2 देगा, ये 2H देगा ये, और ये 3H देगा, समझ गए हो आयन। और देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है, समझ गए हो? और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। या हमसे पूछ दे अमाशय रस का सूत्र क्या होता है, अमाशय रस कैसा होता है, तो हम कहेंगे अमाशय रस जो होता है अम्लीय होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका सूत्र होता है HCl, जो हमारे पेट में भोजन पचाने का कार्य करता है। अगला यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग बैटरी में हम लोग डालते हैं। क्या डालते हो? बैटरी में। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है वो? इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, और इसका नाम है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है, समझ गए हो? ए भैया उसी प्रकार से जो अम्ल अब बेस होते हैं, बेस यानी भस्म, तो भस्म को अब देखिए, भस्म के जलीय विलयन को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म के जलीय विलयन को क्षार कहते हैं। और ये भस्म जो होते हैं जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे NaOH है ना, NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2O ये क्या करेगा? Na प्लस OH, OH पर ऋणात्मक चार्ज होगा, Na पर प्लस धनात्मक चार्ज होगा, समझ गए हो? यानी इस पर निगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, और ये हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। उसी प्रकार से ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और ये 2OH हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और ये भी इतना ही देगा, और Ca पर प्लस होगा, Mg पर प्लस होगा, समझ गए हो? अब देखिए इसका नाम क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम है, पता है क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? अमोनियम का सूत्र होता है NH4 और OH है, इसीलिए ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए अम्ल याद करने के तरीका बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीका से टप एकदम याद कर लीजिएगा, कोई संकोच नहीं। देखिए कैसे याद कर सकते हैं? देखिए जो अब एक बात याद रख लीजिएगा, जो अधातु होते हैं ना, अधातु के जो ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? और धातु के जो ऑक्साइड होता है भास्मिक होता है। क्या होता है? भास्मिक होता है। यानी कि जो भस्म के साथ धातु केवल दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? भस्म के साथ धातु दिखाई देगा, हमेशा धातु दिखाई देगा, और अम्ल के साथ हमेशा अधातु दिखाई देगा। जैसे में देखिए ना, ये OH है, देखिए Na के साथ Na, देखिए आप लोग को लिखवाया गया है 20 तक। क्या लिखवाया गया है? 20 तक लिखवाया गया है। क्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब लिखवाया गया है। देखिए ना, मान लीजिए ले लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इतना मत लीजिए ना। आइए यहाँ पे सोडियम का नाम सुने हैं? ये क्या है? धातु है ना। मैग्नीशियम Mg क्या है? धातु है। एल्युमिनियम Al धातु है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब हो गया हो। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अब कहता है आर्गन, और फिर कहता है पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम। ए भैया अब बता दीजिए रामला, सोडियम के पहले क्या आता है? सोडियम के पहले अरे नियोन नहीं आता है, आता है ना। तो चलो भाई ये क्या है? धातु है, धातु है ना? नहीं है? और ये क्या है? अधातु है ना? ये अधातु है क्या हो? अब देखिए ये धातु के अभिक्रिया OH से कराएंगे, NaOH लिख दीजिए, ये क्या बन गया? भस्म बन गया। इसका संयोजकता 2 होता है, इसीलिए MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस हो जाएगा। Al
OH का यहाँ पे होल थ्राइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल थ्राइज हो जाएगा, यानी कि इसका संयोजकता क्या होता है, 3 होता है, इसीलिए होल थ्राइज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, निष्क्रिय गैस के समीप यानी निष्क्रिय गैसों के जो पास में है उस धातु को पकड़ेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, लिख सकते हैं। या फिर जैसे में देखिए पोटेशियम को पकड़ लीजिए, पोटेशियम में OH जोड़ दीजिए, इसका संयोजकता 1 होता है, ये जेम के तैयार हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम को पकड़ लीजिए, कैल्शियम में OH जोड़ेंगे तो OH का होल ट्वाइस होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। समझ गए हो, समझ में आई है कि नहीं आई है। उसी प्रकार से अम्ल को लेना है, अम्ल में H जोड़ते जाना है। ये देखिए क्लोरीन में H जोड़िएगा, HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो। और उसी प्रकार से ये नाइट्रेट में H जोड़िएगा, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा, यानी NH3 बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये कार्बोनिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं लवण किसे कहते हैं। देखिए ना, पहला नंबर आपको लवण जानने से पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया जानना होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है, क्या कराई जाती है, जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है, या जब क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, या कह सकते हैं अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, तो जल तथा लवण का निर्माण होता है। क्या होता है, जल तथा लवण का निर्माण होता है। लेकिन अब हमको अगर लवण का परिभाषा देना है तो हम लोग सिंपल से कहेंगे कि अब जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, या अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने के फलस्वरूप जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे में हम लेते हैं HCl, ये क्या है, अम्ल है, प्लस ये NaOH लेते हैं, ये क्या है, क्षार है। जब अभिक्रिया कराते हैं, हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, ये पहला वाला इसके पहला वाला इसके अंतिम वाले के पास जाता है, इसका अंतिम वाला इसके पहला वाले के साथ, यानी कि ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, एक के दोनों मिलकर क्या बनेंगे, NaCl बनाएंगे, प्लस ये क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। क्या बना देंगे, यानी कि जल के अलावा जो पदार्थ, यानी NaCl बना है ना, तो ये NaCl जानते हैं क्या है, लवण है, एक प्रकार का क्या है, लवण है, क्या है, लवण है। जिसे NaCl हो गया, H2O क्या है, जल है, यानी कि जल के अलावा जो पदार्थ बना क्या बन गया हो, लवण बन गया। क्या बन गया, जिसे लवण हो गया KNO3, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, इसका सूत्र होता है KNO3। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे NaHPO4 होना चाहिए, NaHPO4 होना चाहिए, NaHPO4। इसको बोलते हैं सोडियम बाई फास्फेट बोलेंगे, सोडियम बाई फास्फेट। और इसको बोलेंगे सोडियम बाई सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समझ गए हो, नहीं समझे, यानी कि लवण भी जान गए, भस्म भी जान गए और अम्ल भी जान गए। इसलिए आज के लिए सही है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समझ गए।